नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपनी खुद की चिल और करंट कंबो में। इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है। मैं सरल भाषा में कुछ फिगरों का यूज़ किया है। उसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ। जिन लोगों को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है, इस वीडियो को देखें। तीसरा वीडियो है। और शुरुआत करने से पहले चैप्टर नंबर 3 शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें शुरुआत करने से पहले मैं आपको रिव्यू करा दूँ पुराना मैंने क्या-क्या पढ़ा है। तो देखिए, मैंने इकोनॉमिक्स में क्या-क्या पढ़ा है आपको। इकोनॉमिक्स का 3rd लेक्चर है ये, ठीक है। 3rd लेक्चर में बताता हूँ आपको क्या-क्या बताना है। उसके बाद 2nd लेक्चर मैंने क्या-क्या पढ़ाया आप उसको देखिए। जो लोग नए हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशली ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये गरीब लोगों के लिए, जिन लोगों को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है, मैंने बहुत ही सिंपली वे में इसको स्टार्ट किया है। और अगर स्क्रीन पे छोटा दिख रहा है, इसको जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद आप इसको पूरा ठीक से देख पाएंगे, पुरानी स्टाइल में, लेकिन जेनुअन रियल में दे रहा हूँ उसकी डिटेल्स, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में बताया था। बैंक अकाउंट कितने टाइप की होती है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस, जिसको जनधन खाता कहते हैं। फिक्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, सावधि जमा खाते जाती हैं, एफडी आरडी बोलते हैं इसको। उसके बाद तरलता क्या है? तरलता मतलब तरलता बताया था मैंने अगर मार्केट में पैसे का बढ़ना, उसको तरलता कहते हैं, ठीक है। मार्केट में पैसे का बढ़ना तरलता कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया था इन्फ्लेशंस। इन्फ्लेशंस क्या होती है? इन्फ्लेशंस मार्केट में अगर पैसा बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ना, उसको इन्फ्लेशन कहलाता है। बताया था बैंक खाते, सेविंग सेविंग खाता, करंट खाता और रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी आरडी। तरलता और पूर्ति में मैंने रिलेशन बताया था आपको। मांग अगर ज़्यादा होती है, पूर्ति मांग ज़्यादा होती है, पूर्ति कम होती है, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। और इक्वल रहता है तो स्थिर रहती है। मुद्रास्फीति बताई थी। बस इस पे मुद्रास्फीति में से आपको गौर करना है कि निश्चित निश्चित दीर्घकालीन वृद्धि होती है, मतलब समय के साथ धीरे धीरे होती है, जिसमें वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा की कीमत घट जाती है। ये बताया था। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, वस्तु में आपूर्ति कमी हो जाती है, वस्तु सेवा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, मुद्रा की मूल्य में कमी हो जाती है, मांग वृद्धि, तरलता में वृद्धि हो जाती है। उसका फैक्टर इन्फ्लेशन का फैक्ट क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्राइस मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ प्राइस में बताया था कि अगर प्रोडक्ट पे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो वो हम भी लोगों से निकाला जाता है। फिर प्राइस ऑफ गुड्स, डिमांड ऑफ गुड्स, इस तरीके से स्किल, लेबर, अवेलेबिलिटी, न्यू टेक्नोलॉजी। इसमें हिंदी में देखा जाए तो मांग जनित थी। मांग जैसी बढ़ती है उस तरीके इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। लागत अगर बढ़ गई किसी प्रोडक्ट को, बढ़ जाती है। इम्पोर्टेड पे अगर पेट्रोल सोना ज़्यादा खरीदते हैं, अगर इस पे अगर कुछ पैसा बढ़ता है तो यहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। काला बाजारी पे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। उसके बाद उसकी मॉस्फी डिपार्टमेंट बताया था। मॉस्फी डिपार्टमेंट इसको देखता है। और ये डिपार्टमेंट इसकी गणना करता है। इसमें सीएसओ डिपार्टमेंट है मॉस्फी डिपार्टमेंट का, जो कि इसको कैलकुलेट करता है। जीटीपी की गणना मैंने इसमें यही आपको ध्यान रखना है, जीटीपी की गणना सीएसओ एनएसओ में ला दिया गया था। उसके बाद एनएसओ डिपार्टमेंट बना गया था, जो कि जीटीपी की गणना जीडीपी की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना और प्रति व्यक्ति आय, और उसके बाद इन्फ्लेशन आईआईबी की गणना करता है। उसके बाद ये प्राइस इंडेक्स बताया था। इसमें प्राइस, करंट में प्राइस और एक बेस ईयर को मान के गुणा कर दिया जाता है। उसके बाद प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है कि कितनी प्राइस उसमें बढ़ी। उसके बाद मुद्रास्फीति गणना, विभिन्न बेस ईयर बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था जीडीपी 2011-12 सब जो 2011-12 है, लेकिन सीपीआई 2012 है, और इंडेक्स जो कि मकान खरीदते हैं उसकी डिटेल्स 2017-18 है, सिर्फ एक ही है। उसके बाद मैंने बताया था मुद्रास्फीति गणना दो चीज़ों से गणना की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक, जिसको डब्ल्यूपीआई बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस बोलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, डब्ल्यूपीआई सीपीआई तक मैं आपको बता चुका था। आज मैं आपको इसके रिलेशन के बारे में बताऊं। डब्ल्यूपीआई सीपीआई क्या होता है? डब्ल्यूपीआई, जिसको थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं इसको, डब्ल्यूपीआई को थोक मूल्य सूचकांक, होल सेल्स प्राइस इंडेक्स। उसको डब्ल्यूसीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। अच्छा, इसका यूज क्या होता है? यूज ये होता है, इन्फ्लेशन जो बढ़ती है,
मार्केट में। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति यानी कि पैसे का बढ़ना। पैसा अगर बढ़ जाता है तो कैसे देखा जाता है कि किन चीज़ों को कंट्रोल की जाए जिससे इन्फ्लेशन ना बढ़ सके। कोई भी गवर्नमेंट इन इन दो चीज़ों की वजह से अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। कैसे? डब्ल्यूपीआई में सबसे पहले डब्ल्यूपीआई को समझते हैं। डब्ल्यूपीआई क्या होता है? कोई कंपनी होती है, कंपनी जो अपना माल बनाती है वो होलसेलर को देती है, इसलिए होलसेल्स में यूज कर लेते हैं। होलसेल्स में बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता है। तकरीबन 697 तकरीबन 697 वस्तुओं को रखा जाता है। ठीक है, इसी को जोड़ के इसका एवरेज निकाल लिया जाता है। एवरेज निकालने के बाद उसके बाद ये कंपेयर की जाती है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा। सीपीआई क्या होता है? सीपीआई कंज्यूमर, जो हम लोग नॉर्मली चीज़ें खरीदते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हम लोगों के पास जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर हो गए। रिटेलर ने कंज्यूमर को प्रोडक्ट कंज्यूमर हम लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को रख लिया जाता है। उसके बाद ये डिटेल निकाली जाती है। उसके बाद ये चेक किया जाता है कि कितनी महंगाई बढ़ी, कितनी महंगाई बढ़ी। इसी के थ्रू ही जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके भत्ते में जो इंक्रीमेंट होता है 2% 3%, इसी के थ्रू सीपीआई के थ्रू निकाला जाता है। जैसे कि इसको देखते हैं। ये रिलेशन मैंने बताया, डब्ल्यूपीआई सीपीआई। डब्ल्यूपीआई मैंने बता चुका हूँ और सीपीआई ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ कंपेयर एक दूसरे की जाती है। तकरीबन डब्ल्यूपीआई में 697 वस्तुएं यूज की जाती हैं। वस्तु का मतलब होता है इन चीज़ों को यूज कर दो, यूज करने के बाद कंपेयर कर लो कि किस चीज़ पे कितना बड़ा है, एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, इसमें 697 कौन कौन सी वस्तुएं होती है मैं वो आपको आगे बताऊंगा। सीपीआई में भी कुछ इसी तरीके से वस्तु होती है। इसमें क्या होता है? सीपीआई में जो खाने वाली चीज होती है, खाद्य वाली चीजें वो रखी जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली जो कंज्यूमर इन्हीं चीजों को यूज करता है। इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है किसी भी इन्फ्लेशन पे। उसके बाद चलते हैं डब्ल्यूपीआई सीपीआई में क्या है। ये वही डिटेल्स है। डब्ल्यूपीआई फार्म है। फार्म ने होलसेल डिपार्टमेंट को दी। होलसेल डिपार्टमेंट ने ये रिटेलर को ट्रांसफर कर दी। रिटेल ट्रांसफर करने के बाद ये कंज्यूमर के पास पहुंच गई। ये सब रिलेशन निकाल के इन्फ्लेशन चेक की जाती है। इन्फ्लेशन चेक करने के बाद आप जो पूरा डिटेल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है? सबसे पहले डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं। ये डब्ल्यूपीआई है। डब्ल्यूपीआई में टोटल 697 वस्तु होती है। 697 वस्तु रह जाती है। समझ गए ना? वस्तु क्या रखी है? वस्तु इसलिए रखी जाती है इनको ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए, जिसमें मैन्युफैक्चर। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स और फ्यूल्स फ्यूल्स जो ईंधन होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं। प्राइमरी आर्टिकल प्राथमिक वस्तु होती है जो हम नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं, उसको प्राइमरी वस्तु कहते हैं। मैन्युफैक्चर जो विनिर्माण क्षेत्र वाली वस्तु होती है। विनिर्माण क्षेत्र मतलब होता है कि विनिर्माण क्षेत्र होता है कि तकरीबन मान के जो 600 विनिर्माण वस्तु होती है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें कि टोटल 697 टोटल 697 वस्तु को रखा जाता है, जिसमें कि 564 564 विनिर्माण वाली चीजें रखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी जिसको कि प्राथमिक वस्तुएं कहते हैं, उसमें 117 होती हैं और फ्यूल होता है 16। तो इसमें सबसे ज्यादा वारांश जो होता है, सबसे ज्यादा तवज्जो इसको दी जाती है। मैन्युफैक्चर अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर होता है तुरंत महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इस चीजों को देखने के लिए ये मैन्युफैक्चर रखा जाता है। तो इसका आपको डब्ल्यूपीआई का बताऊं। डब्ल्यूपीआई मैं बता चुका हूँ। डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है 2011 है। ठीक है, 2011-12 बेस ईयर है। इसी बेस ईयर बता चुका हूँ। इस एक बेस ईयर पर रख के पूरे बेस ईयर, जैसे कि 2022 का निकालना, 2010 में जो आपका वो रहा था, जो आपका रिजल्ट रहा था, उस रिजल्ट से। हाँ, तो बता रहा था कि इसमें 697 वस्तुएं रखी जाती है, जिसमें कि 697 विषय, जिसमें कि तकरीबन 500 जिसमें 564 मैन्युफैक्चर वाली होती है। प्राइमरी आर्टिकल प्राथमिक वस्तुएं रखी जाती है 117 और ये रखी जाती है 16। सबसे ज्यादा भारांश जिसको मतलब सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है वो मैन्युफैक्चर को दी जाती है। अब याद कैसा होगा? 597 टोटल थी। 597 आपको ये याद रख लेना है। यहाँ 16-17 है। प्राइमरी को 117 है, उसमें 16 रख लेना। उसके बाद ये सब जोड़ के इसमें से घटा देना है तो मैन्युफैक्चर निकल जाएगा। बस आपको इतना इसमें डिटेल रखनी है कि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को इसमें रखा जाता है। उसके बाद चलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसा मैंने बताया कि सबसे ज्यादा वारंट जो है 64% मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पे करता है, और तकरीबन फ्यूल एंड पावर 14%। उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स पे 20%। पहला, सेकंड, दूसरा, तो मतलब प्राइम मैन्युफैक्चर पहले पे
वारंस दिया जाता है। बस इतना याद रखिए कि मैन्युफैक्चर में डब्ल्यू होलसेल में मैन्युफैक्चर में क्या रखा जाता है। अब से सीपीआई के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ये रहता है कि इसकी गणना जो है, इसकी मासिक गणना, मतलब ये मासिक गणना की जाती है, क्योंकि हर महीने आपका बढ़ता है, तो ये इसका एवरेज निकाल के तभी बेसल भत्ता निकाल लिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सीपीआई में दो तीन तीन चीजें जोड़ दी जाती हैं इसमें, अलग से अभी लेटेस्ट में जोड़ी गई हैं। कि पहले तो इसमें बताऊं कि ये देखो इसमें, ये देखो इसमें फूड, पहले नंबर फूड रखा जाता है। वस्तुएं कितनी, इसमें ध्यान नहीं रखना, बस इतने रखना फूड और बीवरेज, हम सबसे ज्यादा हम लोग खाना पीने पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, फूड और बीवरेज इसमें रखा जाता है, फिर क्लॉथिंग व्लॉथिंग रखी जाती है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करना है, इसमें फूड की, फूड ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। इसमें इस डेटा में कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं अभी लेटेस्ट में, जिसमें कि इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, जो शहर में इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, आईडब्ल्यू, और एग्रीकल्चर लेबर। एग्रीकल्चर लेबर क्या होती है, एग्रीकल्चर लेबर वो होती है जो गांव में लेबर होते हैं। और रूरल लेवल क्या होते हैं, रूरल लेवल, सॉरी, जो रूरल लेवल होती है वो गांव में लेबर होती है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। जो कृषि में लेबर होती है उसमें, इसको बोलते हैं। और अर्बन क्षेत्र में नॉन एम्प्लॉय, मैनुअल नॉन एम्प्लॉय होते हैं, उसको, ये मतलब चार डेटा रखे जाते हैं इसमें, चार डेटा की डिटेल रखी है। इसी को कैलकुलेट करने के बाद आपका जो सरकारी नौकरी वाले हैं उसके भत्ते निकाले जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे फूड और बीवरेज पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा वारंस, सिर्फ इतना याद रखना है, सीपीआई में सबसे ज्यादा वारंस इसका रहता है, फूड और बीवरेज का रहता है, ठीक है। उसके बाद सीपीआई वेटिंग्स, फूड और बेवरेज में बता चुका हूँ, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया। 45%, सिर्फ इतना याद रखिए, सबसे ज्यादा सीपीआई में। सीपीआई तो आप समझते हो सीपीआई क्या होता है। सीपीआई सीधे सीधा है कि मतलब रिटेलर ने हमको जो बेचा, उसकी जो वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं रख दी जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वर्जन फूड का रहता है। उसके बाद चलते हैं हम, ये देखिए WPI, ये मेरा नोट्स है। इसको जूम कर, अगर नहीं दिख रहा हो तो उसको जूम कर लीजिए, ठीक है, जूम करके दिख जाएगा आपको। तो इसमें एनएसओ, WPI की गणना एनएसओ मासिक आधार पर की जाती है। DPPIIT डिपार्टमेंट, ये मैं बता चुका हूँ, DPPIIT डिपार्टमेंट वही डिपार्टमेंट है। ये मंत्रालय एक तरीके से, ये इसका क्या बोलते हैं, ये इसको ये आंकड़े जारी ये करता है, ठीक है। गणना एनएसओ करता है, ठीक है। आधार वर्ष 2011-12 समझ में आ रही होगी, ठीक है। केवल वस्तुएं शामिल की जाती, सेवा नहीं की जाती, सेवा सर्विस नहीं की जाती, होलसेल, ठीक है। जिसमें कि टोटल 697 वस्तुएं, ईंधन, प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्माण 64%, 500 विनिर्माण वर्ग सबसे ज्यादा भारत इसका रहता है। ये पुराना कोई ईयर था, लेकिन आपको क्या है कि इसमें इसमें अदर वर्ष 2011-12 ही लेके चलना, 2011-12, क्योंकि पुराना याद करने की जरूरत नहीं है। सीपीआई में अब सीपीआई क्या होता है, सीपीआई बता चुका हूँ, एनएसओ जारी करता है, एनएसओ जारी करता है, एनओसी गणना करता है। सबसे ज्यादा प्राथमिक वस्तुओं की गणना की जाती है, 45% से ज्यादा रहता है इसमें, ठीक है। मैंने बताया इसमें इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। अच्छा, इसमें एक कंडीशन है, जो रोजगार की गणना श्रम ब्यूरो करता है, ठीक है, सबसे अलग है ये, इसको हमेशा याद रखिए। तो बेस ईयर क्या इफेक्ट पड़ता है, बेस इफेक्ट क्या होता है, पिछले पिछले साल की, मतलब जैसे कि 2021 का निकालना हो, तो पिछले साल का जो रहा था उसका, मतलब मान के चलो 2022 में रहा होगा तकरीबन 8% मान लो, मैं लेटेस्ट कंसीडर 8% तो नहीं, नॉर्मली फॉर्मूला तो पता है, 4 + -2 रहता है, ठीक है। 8% कभी कभी बढ़ जाता है, 2019 में बढ़ गया होगा इतना, ठीक है, 2019 में। और 2022 मान के चलो, ये आपका निकला 4%, तो 4 में से माइनस घटा दी जाएगा, उसके बाद ये चेक कर लिया जाएगा कितना घटाया कितना नहीं घटाया। रेजिडेक्स मैंने बताया, रेजिडेक्स क्या होता है, रेजिडेक्स ये सबसे अलग है। 2017, 2018 इसकी बेस ईयर है, ये ध्यान रखिए, ठीक है, 2017-18 बेस ईयर है। और इसकी गणना आरबीआई करती है, ठीक है। तो ये आवासीय बैंक होती है, राष्ट्रीय आवासीय बैंक होती है, ये मतलब आवास जो प्रोवाइड करता है, उसमें रियल एस्टेट में जो हलचल होती है उसकी डिटेल रेजिडेक्स करता है, आपको कितना मतलब रूल्स और रेगुलेशन ये सब देखता है। अब चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती कौन है, आरबीआई। आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मली भी अगर एब्रीविएशन में देखा जाए, तो मॉनेटरी पॉलिसी को एमपीसी बोलते हैं, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं। मौद्रिक नीति समिति, मतलब मौद्रिक नीति समिति, ये जो इन्फ्लेशन घट रहा है बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल आरबीआई करती है, आरबीआई इसको देखती रहती है, ठीक है। एमपीसी को, एमपीसी इसको बोलते हैं, ये बस वही है। तो ये क्या करती है, एमपीसी एमपीसी ये करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो जैसे अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है मार्केट में पैसा का बढ़ना, समझ में आ रहा होगा, अगर मार्केट में पैसा बढ़ता है तो
ये क्या करती है, महंगी मौद्रिक नीति अपना देती है। महंगी मौद्रिक नीति मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी तो लोग लोन कम लेंगे, तो मार्केट से पैसा ये सोख लेती है आरबीआई, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशंस, उसके बाद क्या है कि अगर इन्फ्लेशन घटी हुई है तो इंटरेस्ट रेट को घटा देगी और इन्फ्लेशन को बढ़ा देगी, मतलब मार्केट में फिर पैसा बढ़ा देगी इस तरीके से, क्योंकि इंटरेस्ट घटाने के बाद ज़्यादा लोन लेंगे, लोन लेने के बाद तो पैसे वाले हो जाएंगे और मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। बस यही है, ये क्या मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना घटाना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन मतलब मैन इन्फ्लेशन कंट्रोल, सप्लाई मनी और सप्लाई रेट के हिसाब से देख लेना। एमपीसी पॉलिसी में क्या होता है, इसमें 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर होते हैं। सिक्स मेंबर 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के रहते हैं और 3 आरबीआई के रहते हैं। अच्छा, इसका काम क्या रहता है कि इसको सिर्फ यही है, इस फॉर्मूले पे काम करना करना रहता है, 4+-2, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं निकलनी चाहिए। अच्छा, आप अखबार में आप पढ़ते हो, आप चेक कीजिए इस समय इन्फ्लेशन कितनी निकल गई है, तकरीबन 6% ज्यादा निकल गई है। 6% जब ज्यादा निकल जाती है तो आरबीआई अपनी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट घटा दी बढ़ाती है। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 6 मेंबर होता है, 3 गवर्नमेंट, 3 आरबीआई। उसके बाद ये दो तरीके से नीति अपनाती है। डियर पॉलिसी मतलब महंगी मुद्रा नीति, ठीक है। महंगी मुद्रा नीति कब अपनाएगी, महंगी मुद्रा नीति जब अपनाएगी जब क्या बोलते हैं, महंगी मुद्रा नीति अब जब अपनाएगी कि मार्केट में पैसा बहुत बढ़ गया है, उसको सोखने के लिए क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को हाई कर देगी। इतना आपको ये सोचना है। और उसके बाद चीप चीप में क्या करेगी, जब मार्केट में बहुत पैसा बढ़ा हुआ है तो इसको क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को ही घटा देगी, ठीक है। जिससे कि चीप मनी मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट को ही घटा देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देगी, जिससे कि ज़्यादा मनी इन्फ्लेशन हो जाए। उसके बाद चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये इसको जूम कर लीजिए, और अगर इससे भी आपको नहीं समझ रहा तो आप भी इससे ज़्यादा जूम कर सकते हैं। तो इसमें मुद्रा स्फीति कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, इसमें 6 मेंबर होते हैं। अच्छा, इसमें ये जितना भी होता है सब आरबीआई एक्ट वाला, आरबीआई एक्ट 1934 45 जेड भी चलता है, ठीक है। 1934 जरूर याद रखिए इसमें। इसमें आरबीआई आरबीआई का आरबीआई जो गवर्नर वो चेयरमैन रहता है। प्रत्येक 5 साल के लिए बनाई जाती है। और ये 4+-2, ये मतलब 2 से 6% के बीच में इसको यूज किया जाता है। सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, प्रधान बेंचमार्क रेट को निर्धारित करती है। अच्छा, ये बेंचमार्क रेट क्या होती है, बेंचमार्क रेट वो होती है, अगर इंटरेस्ट बढ़ाने से, मतलब एक थोड़ा सा भी इंटरेस्ट बढ़ाया, थोड़ा सा इंटरेस्ट घटाया, तो पूरे सर्कुलेशन सिस्टम मनी पे पूरा इफेक्ट पड़ जाता है। उसको बेंचमार्क रेट मतलब कुछ भी करना, कुछ भी घटना, सब ये कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन मतलब थोड़ा सा भी घटाना बढ़ाना, ये पूरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर जाते हैं, मतलब इन्फ्लेशन से पूरी पूरी कंट्री में। इनका थोड़ा सा रिएक्शन पूरे कंट्री में एक हलचल सी मचा देता है। उसको बेंचमार्क रेट मतलब इनके हाथों में बेंच रहता है, बेंचमार्क रेट। अच्छा, ये कैसे कर रही है, ये पूरा ये इनको ये करना क्यों रहता है, बेंचमार्क रेट को मतलब करना क्यों रहता है, तो ये वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड करता है। डॉलर डॉलर अगर घटती है बढ़ती है तो इनको भी अपना उसी हिसाब से सब कंट्रोल करना रहता है ना। तो बाद में बताएंगे, सब आएगा बाद में। मौद्रिक नीति का निर्माण और समीक्षा, रिव्यू करना है ना, ये रिव्यू करता है। दो तरीके से, महंगी मुद्रा नीति और सस्ती मौद्रिक नीति। इसको इसको सबसे पहले उर्जित पटेल ने ये फार्मूला दिया था। उर्जित पटेल ने ये फार्मूला दिया था, 4+-2 रखिए इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन में क्या है कि, अच्छा इन्फ्लेशन के बारे में करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन में इसका इफेक्ट क्या होता है जीडीपी पे। वस्तु की सामान्य मूल्य में वृद्धि होती है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल तरीके से इस सीरीज में इंक्रीज हो रहा है, तो उत्पादन वर्ग को लाभ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि धीरे धीरे पैसा उसके बाद बढ़ेगा, उत्पादन ज्यादा करेगा, वो उत्पादन ज्यादा करेगा, जीडीपी वृद्धि होगी, तो आर्थिक समृद्धि आएगी। आर्थिक समृद्धि से आर्थिक विकास आएगा। आर्थिक विकास समझते हैं क्या होता है। आर्थिक समृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक पहलू होता है। आर्थिक समृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक पहलू होता है। मतलब क्या है कि आपको ना बस जो जीडीपी है, जीडीपी को इंक्रीज करना है। बाकी का कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, मजदूर मजदूर वर्कर कौन मर रहा है, कौन सी पॉलिसी है, इस पे कुछ वर्क नहीं करना है। जो एचडीआई होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो इस पे कोई मतलब, इसमें मतलब नहीं रखता है। इस पे केवल क्या है कि आपको बस बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे है, कोई आप नॉर्मली मैं समझाऊँ आर्थिक समृद्धि क्या होती है, जैसे कि आपके घर में है, ठीक है। आपको इतनी मनी को इतना करना है, तो क्या करना है, आप अपनी हेल्थ को ध्यान ना रखें, बस
बढ़ाते चले जाए, भले ही आप मर जाओ, लेकिन जीडीपी बढ़ा दो। तो ये आर्थिक समृद्धि कहलाती है। आर्थिक समृद्धि मतलब आर्थिक विकास का होता है कि जीडीपी तो बढ़ाओ, लेकिन क्या है लेकिन अपने पे भी ध्यान दो। अपने पे ध्यान करोगे, अब तुम्हारा विकास होगा, तुम ज्यादा आउटपुट दोगे, आउटपुट देने के बाद क्या है, जीडीपी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो भारत के वो थे, भारत के अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन और हबीब उल हक पाकिस्तान के थे। इन लोगों ने आर्थिक विकास का कुछ डिटेल बताई थी। ये इंटरनली चले गए। नॉर्मली बताऊं कि जैसे सामान वृद्धि अगर बढ़ती है तो उत्पादन वर्ग को लाभ मिलेगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो जीडीपी में वृद्धि होगी और रोजगार में वृद्धि होगी। ठीक है। अच्छा, अगर 0% से अगर कम चली जाए तो क्या होगा, 0% से कम चली जाए तो वस्तु की कीमत में कोई वृद्धि नहीं रहेगी। ठीक है, वस्तु की कीमत वृद्धि नहीं रहेगी, उत्पादन वर्ग को नुकसान होगा, उत्पादन कम करेगा तो जीडीपी में नुकसान हो जाएगा, रोजगार भी कम हो जाएगा, है ना। और मुद्रास्फीति अगर 10% ज्यादा निकल गई, मतलब ज्यादा पैसे, अगर पैसे मतलब पैसे ज्यादा बढ़ गए तो क्या होगा, वस्तु की कीमत में अधिक वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। वस्तु की कीमत में बिक्री होगी, उत्पादन वर्ग को कम लाभ मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा निकल जाएगी तो उसको मतलब बहुत कम लाभ मिलेगा। मतलब क्या है कि एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये जो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति है, 4+-2 में ही रहना चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम ये बस वही है। अब इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, मतलब पैसा बढ़ना, यानी कि इस सीरीज में पैसा बढ़ने से किस वर्ग को लाभ मिलेगा, किस वर्ग को घाटा होगा, अब बताइए। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। तो उत्पादन वर्ग है, उत्पादन वर्ग को क्या होगा, उत्पादन वर्ग को ये रहेगा, उसको लाभ मिलेगा, बढ़ जाएगा उसकी मतलब प्रभाव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। उपभोक्ता वर्ग ये नुकसान में रहेगा, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। व्यापारी वर्ग ऑब्वियसली एक ही बात है, उत्पादक वर्ग व्यापारी लाभ होगा। निश्चित आय वालों को नुकसान होगा। निश्चित आय वाला जैसे पेंशन वालों को मतलब 1,000 रुपये मिल रहे थे, अब 100 रुपए की वस्तु थी, वहां 150 रुपए देने पड़ रहे, तो ऑब्वियसली नुकसान होगा इनको। पेंशन भोगियों को नुकसान होगा, निश्चित आय वालों को नुकसान होगा। परिवर्तनशील आय वाले जो रिक्शा अक्सर चलाते हैं ना, तो रिक्शा तो चलाते हैं, अब 10 रुपए मिले, 10 की जगह 15 रुपए मिलने लगे, ऑब्वियसली लाभ होगा इनको। ठीक है। आयात आयात और निर्यात पे क्या होगा, आयात क्या होगा, आयात बढ़ जाएगा। जब ज्यादा भारत वालों को ज्यादा पैसा होगा तो वैसा आयात तो बढ़ ही जाएगा, और निर्यात कम हो जाएगा, ऋणी जो जो ऋणी होता है, जो ऋणी जिसने ऋण लिया है, मतलब बैंक से किसी ने लोन लिया है, वो ऋणी कहलाता है। तो जिसने अगर बैंक से लोन लिया तो उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि उसको मार्केट में किसी 100 रुपए की जगह 150 रुपए हो गए, लेकिन देने उसको पहले डिसाइड था कि 120 रुपए ही देने थे, तो इसको लाभ हो जाएगा। ऋणदाता को हानि होगी, ऑब्वियसली इसका अपोजिट। देनदार लेनदान पे, जो देनदार होता है, देनदार मतलब जो ऋणी वाला होता है ना, उसको लाभ होगा। देनदार, यहाँ थोड़ा डिफरेंस समझो, देनदार क्या होता है, मतलब ब्याज को देने वाला, और लेनदार क्या होता है, ब्याज को लेने वाला बैंक होती है, इसको हानि होगी, नुकसान होगा। बॉन्ड धारक को हानि होगी। सरकारी बचत सरकारी बचत क्या होगी, सरकारी बचत कम हो जाएगी इन्फ्लेशन बढ़ने से, क्योंकि ज्यादा उनको नई नई योजना स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना। सरकारी खर्च बिल्कुल बढ़ जाएगा। कर राजस्व में वृद्धि हो जाएगी, कर राजस्व में वृद्धि के अपोजिट है, कर राजस्व में वृद्धि कैसे हो जाएगी, क्योंकि वो स्लैब चेंज हो जाएगी। जैसे कि 1.5 लाख की जगह 2 लाख मतलब लोगों के पास आमदनी हो गई, तो स्लैब चेंज कर दें। स्लैब चेंज कर हर हर साल में ये स्लैब चेंज करते हैं, जैसे कि जो लोग कम कम लोग उसमें आते थे दायरे में, इनकम टैक्स में, वो ज्यादा लोग आ जाएंगे। रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लेशन से 120 की बात है, पैसा आ जाएगा। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप की इन्फ्लेशन होती हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन मार्केट में, जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मूला नॉर्मली 4+-2 इंडिया के लिए है, 2 से 6%, लेकिन क्या है कि कभी कभी इससे ज्यादा और कभी कभी कम। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं। देखो, एक तो इन्फ्लेशन रेट दो तरीके से होते हैं। एक तो होती है हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब होती है कि इसे एकदम ऐसी बढ़ जाए जाए तकरीबन 1,000 से सीधे 2,000, इस तरीके से बढ़ जाए हाइपर इन्फ्लेशन, देश डूब जाएगा भाई इसमें, इस तरीके से बोलते हैं। गैल्पिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, हाइपर इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। हाइपर हाइपर इन्फ्लेशन में अतिस्फीति बोलते हैं इसको, ठीक है। अति स्फीति स्फीति ठीक है। उसके बाद गैल्पिंग इन्फ्लेशन ये भी इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड है, लेकिन अच्छा मतलब इससे कम होता तो बहुत ये भी तेज है, लेकिन क्या है कि यहाँ मान के चलो 1,000 थी, 1,000 से 1,000 से 1,012 हो गई, लेकिन रहना 4+- मतलब 100% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा है ना। तो इसको गैल्पिंग बोलते हैं। गैल्पिंग मतलब होती है कूदती हुई मुद्रास्फीति।
उसके बाद क्रीपिंग, रेंगती हुई, इसको बोलते हैं कूदती हुई, कूदती हुई, कूदती हुई, इसको बोलते हैं रेंगती हुई, रेंगती हुई। जो रेंगती हुई है, ये मतलब बहुत धीरे-धीरे जो विकसित देश होते हैं, विकसित देश में बहुत धीरे-धीरे इन्फ्लेशन बढ़ती है, धीरे-धीरे मतलब बढ़ती है ऐसे करके धीरे-धीरे इस तरीके से बढ़ती है, ठीक है? तो हाइपर अतिस्फीति, गैल्पिंग, कूदती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग, रेंगती हुई। व्हाट इज गैल्पिंग, इन्फ्लेशन, डेफिनेशन एंड इन्फ्लेशन। ये डिफ्लेशंस, आप उसको आप डिफ्लेशंस क्या होता है, डिफ्लेशंस क्या होता है, डिफ्लेशन देखो ये नीचे दिखा रहा है, ठीक है? डिफ्लेशन ये होता है कि बाजार में तरलता कम हो जाए, बाजार में तरलता कम होगी मतलब बाजार में तरलता कम मतलब पैसे कम हो गए, ठीक है? बाजार में तरलता कम मतलब पैसे कम हो गए, तरलता डाउन हो गई, पैसे कम हो गए तो मुद्रा की आपूर्ति में भी कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, मांग में भी कमी हो जाएगी, जब मांग में कमी हो जाएगी तो वस्तु के मूल्य में सतत गिरावट हो जाएगी, सतत गिरावट मतलब नीचे वस्तु के मूल्य में जो कॉस्ट है, ये वस्तु के मूल्य में जो गिरावट हो जाएगी, जब गिरावट हो जाएगी तो उत्पादन वर्ग को लाभ कम होगा, उत्पादन वर्ग को लाभ कम होगा तो उत्पादन कम करेगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी और रोजगार की कमी हो जाएगी और आर्थिक मंदी कहलाएगी ये, ठीक है? इन्फ्लेशन से आर्थिक मंदी, तुम्हें याद है 2008 में आर्थिक मंदी आई थी, बहुत सारे लोगों ने इंडिया में फांसी लगा ली थी, ठीक है? अमेरिका में आई थी, जैसे बता चुका हूँ ये नोट्स के थ्रू, जूम कर लेना अगर नहीं दिख रहा हो तो। कंडीशन क्या है, अतिस्फीति 4 से 5 अंकों की दर, 1000 से 5000 है ना, इस तरीके से बढ़ जाए। कूदती हुई गैल्पिंग बोलते हैं, 100 से 500, लेकिन तभी भी ज्यादा। रेंगती हुई विकसित देशों में होती है, क्रीपिंग बोलते हैं। अब स्फीति क्या है, बाजार में तरलता कम, मुद्रा की आपूर्ति में कमी, मांग में कमी, वस्तु की सतत गिरावट, उत्पादन वर्ग को लाभ कम, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद चलते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी साइकिल बोलते हैं। इकोनॉमी साइकिल में इसमें और भी कुछ होती है, इसमें और क्या होता है, इसको बोलते हैं सहिष्णुति, सहिष्णुति क्या बोलते हैं आपका, इन्फ्लेशन ये थी, है ना? तो एक है रिफ्लेशंस, रिफ्लेशंस क्या होती है, रिफ्लेशंस क्या होती है कि तरलता में वृद्धि हो जाती है, मतलब मार्केट में वृद्धि हो जाती है, 4 + -2 यानी कि 6%, 6 टू यानी कि 4 + -2, 4 + -2 मतलब 2 to 6, लेकिन क्या है, मान के चलो 8 हो गई, है ना? अभी इस कंडीशन को लेकर चलते हैं, अभी 8 हो गई तो इसको क्या है, सरकार और आरबीआई, गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर इसको कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल कर ले जाते हैं, ठीक है? तो उसको जो कंट्रोल हो जाए उसको रिफ्लेशंस बोलते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ गई मार्केट में, इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद इसको सहिष्णुति बोलते हैं। मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गई लेकिन उसको कंट्रोल की जा सके उसको रिफ्लेशंस बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं रिफ्लेशंस आया ना, रिफ्लेशंस ये सब था, रिफ्लेशंस मैंने बताया, रिफ्लेशंस मतलब मार्केट में थोड़ा सा थोड़ा सा बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा है। फिर क्या बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इसको जो कंट्रोल की जा सके, गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर इसको कंट्रोल कर ले, उसको बोलते हैं रिफ्लेशंस। इसी तरीके से इसका अपोजिट भी रहता होगा, अपोजिट क्या होता है, अपोजिट ये होता है डिसइन्फ्लेशंस मतलब वो ये डिसइन्फ्लेशन डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, देखो ये डिक्रीज हुआ, लेकिन क्या ये कंट्रोल की जा सके मार्केट में, मतलब मार्केट में थोड़ी 2 से मतलब 2 to 6 है ना, 2 से कम आ गई होगी, जब कम आ गई तो कंट्रोल गवर्नमेंट और आरबीआई कर ले जाए, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो ये समझ में आया ना आपको क्या होता है। हेडलाइन रेशियो क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, अच्छा ये समझ में आ जाएगा ना आपको। अब चलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन पे। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, नॉर्मली वे में हम क्या करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन में फिर डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, दोनों चीज़ों को जोड़ के, जो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों चीज़ों को जोड़ के हम पे ओवरऑल जिंदगी पे, मतलब जो 697 इसमें विषय थी, कुछ इसमें थी, उन सब में ओवरऑल निकाल के सबसे सबसे बेस्ट जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है वो क्या होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेट्रोलियम, गैस। इसके थोड़ा सा इधर से उधर जाने पे पूरा देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो सकता है। तो डब्ल्यू पी हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब हेडलाइन सबसे इम्पोर्टेंट,
हेडलाइन मतलब इन पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है सरकार का, ठीक है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं पिंक सीट। व्हाट इज पिंक सीट? पिंक सीट क्या होता है? पिंक सीट ये होता है, ये जो आपकी जो आपकी जो होती है ना, वर्ल्ड बैंक जो होती है, ये पिंक सीट मंगवाती है, सब देशों से बोलती है कि एक काम करो, अपने हर देश अपनी अपनी इन्फ्लेशंस का इन्फ्लेशंस की सीट बनाए, ठीक है। सीट बना लेंगे, मतलब हर देश अपने सीट बनाएगा और ये अपने उसको पिंक सीट बोलते हैं। वो वहाँ जमा करेगा, जब ये जमा हो जाएगी वहाँ पे जब वो जमा हो जाएगी वहाँ पे जब वो पिंक सीट जमा हो जाएगी वहाँ पे सब देशों की, तो ये कंपेयर कर देगा एक दूसरे की कितनी पिंक सीट, जिसकी इन्फ्लेशन अच्छी रहती है तो उसको ज़्यादा लोन दे देगी, और जो कम कम होते हैं उसको लोन कम देगी। और अपनी रिपोर्ट निकालती है, बहुत सारी रिपोर्ट भी निकालती है, इकोनॉमिक सर्वे भी निकालता है, ये इकोनॉमिक सर्वे निकालता है, तो उसी से आप चेक कर लेंगे, ठीक है, कि कौन सा देश अच्छा है, कौन सा देश अच्छा है। अगर इसका इफेक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट ये होता है कि मान के चलो भारत की इन्फ्लेशन अच्छी रही, इन्फ्लेशन अच्छी रहेगी तो कोई भी विदेशी विदेशी जो है फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई है, वो यहाँ पे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट यहाँ इंडिया में आ जाएगा, यहाँ इंडिया में आ जाएगा, तो क्या है, इन्फ्लेशन को देखेगा, इन्फ्लेशन की इसकी पिंक सीट कैसी अच्छी रहती है, तो इन्फ्लेशन यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करने के बाद उसको पता है कि यहाँ लाभ मिल जाएगा, तो लाभ करके चला जाएगा, तो इन्वेस्टर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब इन्वेस्टर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली सर्विस अपनी बढ़ जाएगी, सर्विस बढ़ाएगी तो जीडीपी के लिए शानदार है। मतलब कुल मिला के जीडीपी बढ़ाना है कैसे भी भाई, ठीक है, जीडीपी बढ़ाओ। और सरकार को देखो, ये बताया था कि डब्ल्यूपीएस सीपीआई में हेडलाइन इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीएस सीपीआई बोथ, ठीक है। एक होता है कोर इन्फ्लेशन, ये हेडलाइन वाला ही होता है। कोर इन्फ्लेशन में खाद और ईंधन को छोड़कर अन्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि देखी जाती है, मतलब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कोर लाइन यहाँ तो इंडस्ट्री वाली बात होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 697 विषय थी डब्ल्यूपीआई में, 117 प्राइम ईंधन ईंधन 16 इबनीमेंट 567, इसमें कोर इंडस्ट्रीज कोर इंडस्ट्री मतलब कोर इसमें रखा जाता, मतलब कोर का मतलब होता है कि इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बना रही है उसको कोर सेक्टर बोलते हैं ना। जैसे भारत की महारत्न नवरत्न ये कसब कंपनियां, ये कोर इंडस्ट्रीज बोली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी बिना ये मतलब आधारशिला है, ये रीढ़ की हड्डी बोली जाती है भारत की। अगर ये खराब होगी तो देश मतलब सरकार मतलब घाटे में चली जाएगी, बहुत अच्छी खासी, उसको उभर नहीं पाएगी, उसको बहुत अच्छा बनाना रहता है ना। कोर सेक्टर कोर सेक्टर में जैसे एनटीपीसी, गेल वेल, ओएनजीसी ये सब आ जाती हैं, तो यही सब जो उसमें जो प्रोडक्ट बना है, इन चीज़ों को कंट्रोल करना कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। कोर इन्फ्लेशन इनमें और कुछ चीज़ें इसमें लग जाए, इसमें ईंधन नहीं रखा जाता है। जो प्राथमिक वस्तुएं दो तरीके होते हैं, खाद्य और गैर खाद्य। खाद्य जो खाने वाली, गैर खाद्य होती है जैसे रेफ्रिजरेटर है ना, और ये रेफ्रिजरेटर और मतलब जितनी भी भौतिकवाद वाली चीज होती है वो सब, रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, एसी हो गई, डिश हो गई, इस तरीके से रखी जाती है। पिंक सीट मैंने बताया आपको, पिंक सीट क्या होती है, रिपोर्ट रिपोर्ट जारी करने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया था, विभिन्न देशों की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को बताता है ये, ठीक है। मुद्रा मुद्रा सूचक मूल्यांक मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड क्या होता है, तो ये ज्यादा कुछ नहीं होता, बस ब्याज दर को नोटिस करता है। अच्छा, इसको मुद्रास्फीति कंट्रोल कैसे होती है, मुद्रास्फीति कंट्रोल कैसे होगी, तो दो करते हैं कंट्रोल, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट और आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, ब्याज की वृद्धि दर को घटा देगी, तरलता को कम कर देगी, मुद्रा नीति महंगी मुद्रा नीति बना देगी, तो इस तरीके से ये कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, कालाबाजारी को रोकती है सबसे पहले, वस्तु की आपूर्ति को बढ़ा देगी, घाटे की वजह को कम करने की कोशिश करेगी, तो इसको कंट्रोल की जाती है। इन सब चीज़ों को देखा, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताएं, ये उन लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आती इकोनॉमिक्स, इसको तैयार करें और बताएं कैसा लगा। भाई एक बार पढ़ लो ना, पढ़ने के बाद ना इसके नोट्स बनाते रहना, अगर नोट्स की जरूरत पड़े तो बता देना, यहाँ कमेंट जरूर कर देना। देखो वीडियो चल नहीं रहा है, लेकिन आगे जाके वीडियो चलेगा, नॉर्मली वे बनाया मैंने, ठीक है, सिंपल सिंपल है, ये काम करेगा आगे जाके, आप पढ़ लो, ठीक है। गरीब छात्र जरूर देखें इसको, और जिनको थोड़ा भी अगर आपको इंटेलिजेंट बनाना है इकोनॉमिक्स में, इसको जरूर देखें। बहुत सारी वीडियो को बनाया है मैंने। कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब।